तो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। एक पतला सा फ्लूइड जैसा, जेली जैसा, पतला पतला लिक्विड जैसा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये ऑर्गेनेल्स क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनेल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और उनका एक स्पेसिफिक काम होता है। हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने इंडोसाइटोसिस तक हमने पढ़ रखा था और आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इंडोसाइटोसिस के बाद आज की क्लास में सीखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। वो एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल रहता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही रिजिड होता है, बहुत ही रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, डेड होता है और फ्रीली परमिएबल होता है। एक एक्स्ट्रा लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सेल के बाहर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये जो सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर होता है और ये एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है और ये फुल्ली परमिएबल है। ये हर एक सब्सटेंस को अंदर आने देगा और अंदर आने के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता था वो फिर बस काम की चीजों को अंदर आने देता था और बाहर फालतू चीजों को बाहर भेज देता था। अगर हम सेल वॉल का कंपोजिशन का बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से बनता है और फंगी के अंदर ये चिटिन से बनता है। और अगर इसका हम फंक्शंस का बात करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ये प्लांट को बस्ट होने से बचाता है। अगर कोई भी सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा पानी भर जाएगा, मान के चलो एक सेल है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पानी भर जाएगा, तो ये जो सेल वॉल है उसको बस्ट होने से ना रोकेगा। ये इसका काम है। एक और छोटा सा टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब एक लिविंग प्लांट सेल को हम एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो मैंने आपको पढ़ाया था। वहां पर वो पानी को लूज करने लगता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू और वहां पर अगर पानी को लूज करेगा तो वो फिर सिकुड़ जाएगा, ये फूला हुआ चीज सिकुड़ जाएगा और जाकर जितने भी पानी है वो बाहर आ जाएगा रिजिड सेल वॉल से। अब हम चलते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। एक पतला सा फ्लूइड जैसा, जेली जैसा, पतला पतला लिक्विड जैसा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिना है। आपको याद रखना है कि सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिना कौन है? तो साइटोप्लाज्म जो है ये सेलुलर एक्टिविटीज का मेन एरिना है और प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बनता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ब्रेन ऑफ द सेल है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर से जो एक डबल लेयर जो होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ कुछ छेद भी रहता है जिसके मदद से मटेरियल्स अंदर जाएंगे और बाहर फिर आएंगे। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस एक डेंस डार्क राउंड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर में। न्यूक्लियस के अंदर में एक डार्क डेंस राउंड बॉडी है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इट सिंथेसाइजेज आरएनए एंड एक्ट्स एज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है और राइबोसोम के फैक्ट्री की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में। ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। क्रोमैटिन का मतलब होता है धागे जैसा स्ट्रक्चर और उस वही धागे जैसा स्ट्रक्चर जब एक कंडेंस फॉर्म में आता है तो वो क्रोमोसोम्स बनाया जाता है और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। तो द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक क्रोमैटिन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट कंडेंसेस इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स। यही जो क्रोमैटिन रहते हैं वो धीरे धीरे सेल डिवीजन के टाइम में कंडेंस होने लगता है और एक रॉड जैसा शेप ले लेता है जिसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। दे कैरी जीन्स व्हिच ट्रांसफर हेरेडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए के अंदर जीन्स होता है। जीन्स का मतलब ये होता है कि जो हेरेडिटरी ट्रेट्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं, उसको हम बोलते हैं, वो ट्रांसफर करता है। ये कुछ फिगर है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे देख सकते हैं ये क्रोमैटिन धागा जैसा स्ट्रक्चर वाला हो गया, ये सेल वाल बाहर का लेयर होता है, साइटोप्लाज्म अंदर का जो ये भरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस ऊपर का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इसके अंदर वाला काला काला वाला हो गया। ये सब समझाया गया। अब चलते हैं हम प्रोकार्योटिक और यूकार्टिक सेल्स की कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में। सिंपल सी बात में अगर समझो तो प्रोकार्योटिक सेल्स का मतलब होता है कि थोड़ा सा पुराना जमाने वाला, थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है तो थोड़ा सा छोटा भी होगा और यूकार्टिक जस्ट इसका अपोजिट नया वाला है तो थोड़ा मॉडर्न होगा, थोड़ा सा साइज भी बड़ा होगा। ये सब कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। तो सेल का अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकार्योटिक सेल्स का साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, वहीं पर यूकार्टिक सेल्स का साइज होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर।
न्यूक्लियस का बात करें तो प्रोकार्टिक सेल्स थोड़ा सा पुराना है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है और डीएनए प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियोइड रीजन पे। वहीं पर यूकार्टिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ये मॉडर्न है थोड़ा सा, तो इसके अंदर हर चीज अवेलेबल रहेगा। वहीं पर ये पुराना वाला प्रोकार्टिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है और यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स में जैसे क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो प्रोकार्टिक सेल्स थोड़ा सा प्रिमिटिव होता है, पुराना जमाना वाला होता है, सिंपल होता है। यहीं पर ये वाला यूकार्टिक सेल्स एडवांस है, कम्प्लेक्स है। एग्जांपल्स का बात करें तो प्रोकार्टिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया हो गया और यूकार्टिक सेल्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स हो गया। अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम थोड़ा सा बारी बारी समझते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनेल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और उनका एक स्पेसिफिक काम होता है। हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का एक अलग अलग काम होता है, वो अपने अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसे कि आप लोग पहले से समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो ये रॉड शेप का होता है, ये रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन जो है इसका डबल होता है और बाहर का मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और अंदर का मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड होता है स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। तो हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या सीखा कि एक रॉड शेप का होता है, डबल लेयर है, बाहर का लेयर थोड़ा सा स्मूथ है और अंदर का लेयर जो है वो डीपली फोल्डेड है स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे का काम क्या होता है? क्रिस्टे का काम होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। फंक्शंस का बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर फंक्शंस का बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का एक साइट है। ये एनर्जी को रिलीज करता है फूड से एटीपी के फॉर्मेट में। एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी को रिलीज करता है और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी होता है सेल का। ये आपको ध्यान रखना है कि एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं? तो हम एटीपी को बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम स्पेशल फीचर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है। इसका मतलब ये होता है कि दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, मीनिंग दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ अपने प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। ठीक है। एक होता है ले सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब आप समझते होंगे कुछ ऐसा डिजीज, कुछ ऐसा प्रॉब्लम। तो ले सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ऐसा डिजीज जो माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन के कारण, जहां पर ब्रेन और मसल्स जो होते हैं वहां पर फेल कर जाते हैं एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, उस डिजीज को हम उस बीमारी को हम ले सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसा डिजीज जो माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन के कारण होता है, जहां पर ब्रेन और मसल्स जो है काम करना बंद कर जाते हैं, जिसके कारण एटीपी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, उस चीज को जो है हम ले सिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम फिगर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आप देख सकते हैं ये एक फिगर है, दो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन भी है और यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन भी है, इसके अंदर मैट्रिक्स भी है। और देखो अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टे फोल्डेड है, ऐसे फोल्ड है ना, वो इसी चीज को हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है। ये सरफेस एरिया को बढ़ाने में काम करता है। ये है राइबोसोम्स यहाँ पे और ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आगे चलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस के बारे में समझेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में समझेंगे, बारी बारी करके समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सेलुलर हाईवे बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सेलुलर हाईवे बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात करें, एक मैसिव नेटवर्क मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स का एक मैसिव नेटवर्क और सीट्स का जो न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझने वाली बात है इसका रफ नाम क्यों दिया गया और इसको स्मूथ नाम क्यों दिया गया। इसका नाम स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट है, और इसका नाम रफ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट है और राइबोसोम्स है वो सरफेस से अटैच है, इसलिए इसको रफ भी कहा गया है। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक फ्लैटेंड सैक होता है जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। पतला पतला रहता है, ये न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है। और वहीं पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, स्पेशली सीक्रेशन के लिए और मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए। ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है स्पेशली सीक्रेशन के लिए और मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए। वहीं पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है और ये एस्ट्रॉइड्स को सिंथेसाइज करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, स्पेशली हमारे लीवर सेल्स के अंदर। वहीं पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोमिनेंट इन सेल्स एक्टिवली प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, सेल्स के अंदर एक्टिवली सेल्स के अंदर पाया जाता है, जहां पर प्रोटीन्स का एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है। वहीं पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एविडेंट होता है लीवर और मसल्स के सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का अगर हम बात करें तो the protein and lipids synthesized by smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum are used to build the cells plasma membrane। इस दोनों को यूज किया जाता है सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी एपैरेटस को हम आप लोगों ने पहले भी समझा होगा कि गोल्गी एपैरेटस को हम पैकेजिंग सेंटर बोलते हैं।
ये एक पैकेजिंग सेंटर है जहां पे मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग करेंगे। फर्स्ट बार इसको डिस्क्राइब किया गया था कैमिलो गोल्गी द्वारा। ये एक महान आदमी थे जो इसको फर्स्ट बार बताया इसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर कंसिस्टेंट। गोल्गी apparatus में क्या होता है कि एक के ऊपर थक जैसा रखा हुआ रहता है, एक के ऊपर ये पतला फ्लैटेंड मतलब चिपटा हुआ, और ये सैक जो है ये एक के ऊपर एक रखा है, जिसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। ये एक के ऊपर एक रखा रहता है, ठीक है, उसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? जैसे कि फिगर में आप देख ही सकते हो। ये गोल्गी apparatus का काम क्या होता है, तो ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए हैं इनटू वेसिकल्स। ये डिस्पैच करता है देम टू टारगेट इनसाइड और आउटसाइड। जब ये पैकेजिंग कर दिया और ये पैकेजिंग करके उसको छोड़ देगा जहां पर इसका जरूरत होगा, अंदर और बाहर सेल के अंदर। इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये गोल्गी apparatus जो है ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पीडीएफ का नोट्स है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक और शेयर बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर देखो, एक स्मॉल स्फीयर जैसा चीज, ऊपर से एक सिंगल लेयरिंग कवर है और अंदर में छोटे छोटे देखो दाने दाने बने हुए हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। तो लाइसोसोम्स का मतलब होता है कि एक स्मॉल स्फेरिकल सैक सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, एक स्मॉल स्फेरिकल सैक सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन फिल्ड विद पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ है, मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बनाता कौन है? तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाइड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बनाता है। इसका फंक्शन क्या है? तो दे एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स। ये बाहर के फॉरेन मटेरियल्स को, बैक्टीरिया वगैरह को खा लेता है और वनआउट कर देता है, और मतलब जो खराब चीजें होते हैं ना उसको खत्म कर देता है। इसका एक काम है ऑटोलाइसिस, सुसाइडल बैग कंसेप्ट। इसको सुसाइडल बैग जो है, आखिर इसको बोला क्यों गया, तो उसके पीछे कहानी है कि अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ गया, जैसे कि सेल जो है वो डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम जो है वो बस्ट हो सकता है, फूट सकता है। देयर पावरफुल एंजाइम्स विल देन डाइजेस्ट देयर ओन सेल। उसका जो पावरफुल एंजाइम्स है ना, अगर फूट भी गया ना, तो उसका जो पावरफुल एंजाइम्स है ना, वो खुद को ही, खुद के सेल को ही खुद खा लेगा। इसलिए इस चीज को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। वो अपनी ही चीज को खुद खा लेगा, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। अब चलते हैं आगे प्लास्टिड्स के ऊपर। पी फॉर प्लास्टिड्स और पी फॉर प्लांट्स। प्लास्टिड्स जो है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे, एक बाहर का मेम्ब्रेन, एक अंदर का मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये एक सेमी ऑटोनोमस है, जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। प्लास्टिड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये सब आपने क्लास 8 में भी शायद पढ़ रखा हो। अगर पढ़ रखा था तो जरूर कमेंट करके बताना। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कलरलेस, जिसके पास कलर नहीं है। ये रूट्स में पाया जाता है, ये पेड़ के ये रूट्स में पाया जाता है, क्योंकि रूट्स तो कलरलेस है। ये स्टार्च को स्टोर करता है, ये ऑयल्स को स्टोर करता है और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है। फाउंड इन रूट्स दे स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। क्रोमोप्लास्ट अगर हम बात करें तो क्रोमो से कलर का कुछ संबंध आ रहा है। ये कलर पार्ट होता है, प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन। ये ग्रीन के अलावा हर एक कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। और क्लोरोप्लास्ट जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ग्रीन कलर का, ये कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होता है। नॉन एज द किचन ऑफ द सेल, इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये कंटेन करता है स्टैक ऑफ सैक कॉल्ड ग्रेना। ये देखो एक के ऊपर एक रखा हुआ है ना, सैक रखा हुआ है एक के ऊपर एक, उसको हम ग्रेना बोल रहे हैं। वहां पर हम सिस्टर्ने बोल रहे थे। ये फ्लोटिंग कर रहा है, ये पानी में तैर रहा है इन अ फ्लूइड कॉल्ड स्टोमा। ये जो पानी में तैर रहा है ना, उसको हम स्टोमा बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। आगे 6, 7 आगे और कितने हैं? आगे का जो चीज है ना, आगे का जो वैक्यूल्स के बारे में, सेंट्रोसोम्स के बारे में, ये मैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में लेकर आऊंगा। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा रहता है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी इधर थोड़ा लो है, पर अगर कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो का लेंथ कम हो, ज्यादा हो, हर चीज चलता है। तो लास्ट बार यही कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वैल्यूएबल कंटेंट लगा हो तो। अगर वैल्यूएबल कंटेंट नहीं हो तो कोई बात नहीं, मत करना चैनल को सब्सक्राइब और मत करना वीडियो को लाइक। पर अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल कंटेंट लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप तुम लोग रिवीजन कर रहे होगे, और तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है कुछ समझने में, कुछ बात करने में, तो तुम डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।